नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आप अपना कोई भी अपना जुडिशियल एग्जाम्स के तैयारी कर रहे हो या फिर एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हो, तो ये अगर आपके सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज ये पूरा का पूरा सेशन अटेंड करने के बाद में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कोई भी तरह का डाउट नहीं बचेगा। विद केस लॉज, विद अमेंडमेंट्स, और जो 2024 का भी एक हमारा जजमेंट आया हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2015 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो भी डिस्कस करेंगे। 2018 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो भी डिस्कस करेंगे। और जो जनरल इश्यूज हमारे आते हैं उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जो जजमेंट्स हैं उसको भी हम समझेंगे। और इनफैक्ट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चैप्टर नंबर 17 है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट के अंदर माने जाता है, सेक्शन नंबर 138 का इशू माना जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 17 138 से लेके 148 तक हम अपना कवर अप करेंगे। ज्यादा देर ना करते हुए एक्ट को अपना पूरे के पूरे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारी शुरुआत होती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो याद रखना 1 मार्च 1882 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनआई एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको लागू करा गया था पूरे के पूरे भारत के अंदर। अब यहां पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 1 मार्च 1882 के अंदर अब यहां पे तीन शब्द का इस्तेमाल करा हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? अगर जनरल भाषा में बात करें कि अगर मैं जो है बाहर सब्जियां खरीदने जाता हूं तो तोल मोल करता हूं कि भैया 10 रुपए किलो नहीं 8 रुपए किलो ले लो आप, ठीक है, एक्सेट्रा, तो मैं उससे नेगोशिएट करता हूं। तो जनरल भाषा में अगर मैं बात करूं, नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? डिस्कशन करना, तोलमोल करना। लेकिन अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करूं तो नेगोशिएशन का क्या मतलब है? नेगोशिएशन का यहां पे मतलब बता रखा है, एनआई एक्ट के अंदर मतलब बता रखा है ट्रांसफर करना, कि मेरे पास अपना कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट है तो मैं अपना इंस्ट्रूमेंट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप है वो ओनरशिप मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूं। सिंपल सी बात ये हो गई। तो नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर करना। अब यहां पे इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? भाई इंस्ट्रूमेंट तो बहुत तरह के होते हैं। मेरी विल, जो विल होती है वो इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है। अब मेरा चेक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है। प्रोमिसरी नोट इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है। बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे आता है कि एनआई एक्ट के अंदर किन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी हुई है? केवल 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी हुई है। एक तो प्रोमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4 आ जाता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 आ जाता है, एक चेक सेक्शन नंबर 6 आ जाता है। तो याद रखिएगा यहां पे केवल और केवल 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी हुई है। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है या नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स है। याद रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एनआई एक्ट जो है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करता है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। वो विल वगैरह के बारे में, प्रोबेट वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात नहीं करता है, बॉन्ड्स के बारे में बात नहीं करता है। तो केवल और केवल 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट है। पहला हमारा प्रोमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5, तीसरा चेक सेक्शन नंबर 6। तो ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी समझ में आ गया। नेगोशिएशन और इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो हमारा जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा अपना 1 मार्च 1882 के अंदर पास करा गया है वो हमारा एक्ट होता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मुझे अपना कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, तो इन तीनों में से अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैंने नेगोशिएट करा है, नेगोशिएट का मतलब मैंने ट्रांसफर कर दिया गया है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाएगा? नेगोशिएट हो चुका है, बात खत्म हो जाती है। अब यहां पे सेक्शन नंबर 14 के अंदर ना ये बात लिखी हुई है कि नेगोशिएशन का मतलब क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करी जाती है। तो सेक्शन नंबर 14 क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो चुका है। अब नेगोशिएट का मतलब क्या होता है? मैं अपना चेक फाड़ के आपको दे रहा हूं, अपनी चेकबुक में से मैंने अमाउंट भरा और सिग्नेचर करा, अपने बैंक का चेक फाड़कर आपको दे दिया, बात खत्म। अब ये चेक के मालिक कौन हो गए? आप हो गए। अब ये जो मैं चेक फाड़कर दे रहा हूं, या तो मैं आपको डायरेक्ट डिलीवरी कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं एंडोर्समेंट करके दे रहा हूं। एंडोर्समेंट का मतलब उसके बाद सिग्नेचर करके देना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने अभी सिग्नेचर नहीं करा बट आपको चेक दे दिया, तो ये डिलीवरी हो गई। अब उस पर एंडोर्समेंट सिग्नेचर करके मैं आपको अपना चेक दे रहा हूं, तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कर रहा हूं। तो याद रखिएगा ये 2 तरह से ही अपना नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, या तो डायरेक्ट डिलीवरी करके या इंस्ट्रूमेंट एंड डिलीवरी करके। इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1 मार्च 1882, और यहां पे जो है 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी हुई है, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक 4, 5, 6। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 14 के अंदर बताया हुआ है। चलिए अब हम एक कदम और आगे चल लेते हैं। यहां पे आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे हमारा इंस्ट्रूमेंट का मतलब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता क्यों है? अपना प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर अपना चेक्स वगैरह क्यों इशू करे जाते हैं? ऐसा क्या जरूरी है? भाई पैसों में लेन देन करो ना, भाई आपको अगर करना है तो करो पैसे में लेन देन।
पैसों में अपना पैसे उधारी चुकाने के लिए अगर आपको किसी को पैसे देने तो बात ही खत्म, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट आपका पिक्चर में आएगा ही नहीं। ठीक है, आपका लेन देन पैसों में हुई है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि अगर आपने आदान प्रदान पैसे का जो अगर आपने अपना उधारी चुकाई है या कोई लायबिलिटी आपके ऊपर है वो अगर चुकानी है, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए चुकानी है या चुकाई है, देन यहां पे एनआई एक्ट गवर्न करेगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि व्हाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड। यहां पे दो वजहों से आप जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपना इशू करते हो। या तो आपको अपनी कोई उधारी आपके ऊपर है, आपने अपनी उधारी चुकाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को चेक इशू करा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करा या प्रोमिसरी नोट इशू करा, या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई, वो लायबिलिटी को चुकाने के लिए आपने अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो इशू करा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, या तो अपना प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक। समझ में आ गई? ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों चुकाया जाता है। और याद रखिएगा, ऐसी उधारी, ऐसी लायबिलिटी जो लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। अब मान लेते हैं आप और मैं आपस में ट्रांजैक्शन करने, आपस में प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने बैंक लूटेंगे। ठीक है, हमने मान लेते हैं 1000 रुपए बैंक में से लूटे, अब हमारे को आपस में पैसे बांटने हैं। ठीक है, 500 रुपए आपको मिल गए, 500 रुपए मुझे मिल गए। ठीक है, बट धोखे से आपने मुझे पैसे कितने दिए, आपने मुझे केवल और केवल 400 रुपए दिए, 600 रुपए अपने पास आपने रख लिए, तो 100 रुपए की लायबिलिटी अब आपके ऊपर आ गई ना। यानी कि अब मैं जो है आपसे 100 रुपए और लेऊंगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप वो 100 रुपए की अपनी उधारी चुकाने के लिए मुझे चेक इशू कर सकते हो, और क्या वो चेक जो है 100 रुपए की जो लायबिलिटी है आपके ऊपर, क्या वो लीगली एनफोर्सेबल है। क्वेश्चन ये आता है, सिंपल सी बात है भाई, वो लायबिलिटी जो आपके ऊपर है वो चोरी वाली लायबिलिटी है, इलीगल काम करने वाली लायबिलिटी है। तो क्या वो जो 100 रुपए हैं मैं आपसे लीगली रिकवर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी या ऐसी उधारी होनी चाहिए जो लीगली हो, जो लीगली एनफोर्सेबल हो, लीगली मैं आपसे वो लायबिलिटी का पैसा वसूल सकूं, लीगली वो उधारी का पैसा मैं आपसे वसूल कर सकूं, ऐसी उधारी है। समझ में आ गई मेरी बात? ये बात को याद रखिएगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी ने क्रिकेट के अंदर पैसा लगाया, ठीक है, और वो पैसा हार गया, तो ऐसे केस में जो लायबिलिटी जिसके ऊपर रेज हुई है, तो क्या वो क्रिकेट के अंदर पैसा जो उधारी पे जो पैसा वो हारा है, तो क्या वो लीगली रिकवर कर सकता है? क्या वहां पे चेक वगैरह का रोल प्ले हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या ये पैसा लीगली रिकवरेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना, लीगली एनफोर्सेबल वाली उधारी और लीगली एनफोर्सेबल वाली अपनी लायबिलिटी, उन्हीं की बात करी जाती है, उन्हीं के लिए, उन्हीं को पूरा करने के लिए, उन्हीं को चुकाने के लिए आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करा है। 3 तरह के होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, सेक्शन 4, 5, 6। ठीक है, अब यहां पे ना 3 मैंने आपको क्लासिफाई बता दिया कि कितनी पार्टीज होती हैं। एक बात, ये भी बात याद रखना, 90% बच्चे यहां पे गलती करते हैं। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, 2 पार्टी होती है केवल। प्रॉमिसरी नोट कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी बात है, कागज पे मैंने लिख के दे दिया कि भाई मैंने आपको, आपका नाम मान लेते हैं रामू है, याद रखना मेरा नाम है आयुष और आपका नाम है रामू। पूरी के पूरे सेशन में रामू और आयुष का अपना खेल चलता रहेगा। समझ में आ गई? तो आयुष ने कागज पे लिख के दिया कि आयुष प्रॉमिस टू पे रामू 1000 रुपीज, बात खत्म। मैंने आपको ये प्रॉमिसरी नोट दे दिया, तो कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मेरे पास आओगे वो प्रॉमिसरी नोट लेके कि आयुष आपने मेरे को 1000 रुपए पे करने का प्रॉमिस कर रहा था ना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी आपने मुझे लिख के दिया था, तो मेरे को अब जरूरत है, दो पैसे, बात खत्म। अब जो अपना लिख रहा होता है, ठीक है, जो अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉअर। अब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट जाएगा, जो अपने पास रख कर रखेगा, अपनी अलमारी में, अपनी जेब में वो इंस्ट्रूमेंट को रख के रखेगा, तो आप अपना होल्ड करके रख रहे हो, तो आप क्या हुए, रामू क्या हुआ, होल्डर हुआ। ऐसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम चेक की तरह मानते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा चेक की तरह माना जाता है। अब आपको मैं डिफरेंस बता दूंगा क्यों माना जाता है। सबसे पहले यहां पे 3 पार्टीज होती हैं, एक तो आयुष और एक रामू तो रहेंगे। आयुष कौन होगा, चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला। तो मैंने वही अपना एक बिल काटकर आपके नाम पे, रामू के नाम पे दे दिया। तो जो बिल बना रहा है, यानी कि आयुष बिल बना रहा है, तो मैं कौन हुआ, अपना ड्रॉअर। अब ऐसे केस में मैं बिल फाड़कर, अपनी बिल बुक में से बिल फाड़कर मैंने आपको दे दिया। अब ये बिल आपके हाथ में आ गया, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है अब आपके हाथ में आ गया। आप कौन हुए, आप ये बिल को अपनी जेब में रखोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो आप क्या हुए, होल्डर। ठीक है, और आपको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, होल्डर बोल लो या पेई बोल लो। पेई का मतलब होता है जो पैसा लेने वाला है, ठीक है, जिसको पैसा चाहिए। मैंने उधारी कर रखी है आपके ऊपर और आप मेरे सामने पैसे मांगने आए हो, लाओ भाई पैसे लाओ, पैसे लाओ। तो मैं आपको पैसे मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं पैसे के बदले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूंगा या चेक दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, मैंने आपको रामू को मैंने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज काट के दे दिया। मैंने बोला जाओ शामू के पास, ये बिल दिखाना,
शामू आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने के बाद आपको 1000 रुपए दे देगा, बात खत्म। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पे जिसके पास रामू यानी कि आप लोग कौन हो? आप लोग हो हमारा होल्डर जो अपनी जेब में रखा हुआ है, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज होल्ड करके रखा हुआ है, या पेई पैसे मांगने वाले, ठीक है। तो आप जाओगे शामू के पास, तो शामू जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ेगा, देखेगा, फिर आपको 1000 रुपए दे देगा। तो इन शॉर्ट ड्रॉर जो है शामू का अपना दोस्त होता है, ठीक है। तो जितने लोगों को आयुष जो है एज अ ड्रॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज काट के देता रहेगा, वो सभी लोग क्या होंगे? अपना होल्डर होंगे, पेई होंगे, और वो सभी लोग किसके पास जाएंगे? ड्रॉई के पास। ड्रॉई मतलब अपना ड्रॉर खोलेगा, पैसे निकालेगा और होल्डर को दे देगा, बस ये काम होता है। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसी सेम काम होता है बैंक चेक का। तो जो हम शामू है, शामू को अगर हम बैंक बना देंगे तो हमारा चेक बन जाएगा। यानी कि मैंने आपसे उधारी करी हुई है, मान लेते हैं 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए आप मेरे घर पे आओगे, आप मेरे घर पे आए, टिंग टोंग बेल बजाई, फिर मैंने गेट खोला, आपने बोला मेरे 10,000 रुपए दो। तो ऐसे केस में मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं, तो मैं अपने घर से चेकबुक लेके आया। तो चेकबुक मैंने लेकर आया, चेकबुक मैंने आपका नाम लिखा रामू, 10,000 रुपए, और अपना साइन करके चेक फाड़ के आपको दे दिया। तो ये लिखा किसने चेक? मैं कौन हुआ? ड्रॉर। जेब में कौन रखेगा अपना चेक? होल्डर कौन होगा? आप लोग, यानी कि रामू, ठीक है। और पैसे किसको चाहिए? रामू को चाहिए। तो रामू कौन हुआ? पेई। तो आपने चेक अपना फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया। आप गए बैंक के अंदर, बैंक को आपने चेक दिखाया, बैंक वालों ने चेक देखा, और चेक देखने के बाद 10,000 रुपए आपको दे दिए, बात खत्म। तो बैंक कौन होगा? बैंक होगा ड्रॉई। तो बैंक ने जब चेक देखा, अपना ड्रॉर खोला, 10,000 रुपए निकाले और आपको दे दिए, बात खत्म। समझ में आ गई बात? ये 3 कैरेक्टर्स होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक सेम तरह का होता है, बस अगर बैंक के पास जा रहे हो तो चेक बोलोगे, अगर किसी बंदे के पास जा रहे हो जो इसका ही एजेंट होगा ड्रॉर का, तो हमारा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई? बताइए। यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है जिसमें आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट है उसमें कितनी पार्टीज होती है? 2। अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है कितनी पार्टीज होती है? 3। और अगर चेक होता है उसमें कितनी पार्टीज होती है? 3। ड्रॉर किसे कहते हैं? जो चेक ड्रॉ करता है। होल्डर किसे कहते हैं? जो चेक होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ड्रॉई कौन होता है? जो पैसे देता है, जो अपना ड्रॉर खोलेगा, जो अपना ड्रॉर खोल के पैसे देगा, उसको ड्रॉई बोलते हैं। एम आई क्लियर? चलिए अब एक कदम और आगे चलते हैं फिर इसी बात पे। इसी बात पे अब ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 17, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है हमारे को। हम अगर कोई भी बैंकिंग के एग्जाम में जाएंगे, ठीक है, या आईबीपीएस का एग्जाम होता है, जुडिशरी का एग्जाम होता है, अब राजस्थान का भी एग्जाम है हमारा, तो सब जगह पे चैप्टर नंबर 17 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चैप्टर नंबर 17 पूछा जाता है। तो ये है भैया चैप्टर नंबर 17, ठीक है। अभी 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं मैं, बट उसमें खाना पूर्ति वाली बात होगी, ठीक है। तो हम डिटेल में एक एक बात को समझते हैं। सेक्शन नंबर 138 हमारा क्या कहता है? सेक्शन नंबर 138 कहता है कि भाई देखो, रामू जो है अपना चेक लेके किसके पास जाएगा? मेरे पास आओगे तुम। मेरे पास क्यों आओगे? आप जाओगे ड्रॉई के पास, यानी कि बैंक के पास। जाओ बैंक के पास। तो रामू ने चेक जो है बैंकों को दिखाया कि ये लो बैंक, मेरे को 10,000 रुपए दे दो। बैंक ने कहा लाओ चेक जैसे ही वो अपना चेक अपना वेरीफाई कर रहे थे, तो बैंक ने मेरे अकाउंट को चेक करा। मैं कौन था? ड्रॉर का अकाउंट। तो बैंक ने कहा अरे ड्रॉर के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, आयुष के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, 10,000 रुपए तो है ही नहीं। तो आपका चेक क्या किया जाता है? डिसऑनर किया जाता है। आपका चेक हम आपको जो है पैसे नहीं देंगे। होल्डर या फिर पेई, रामू हम आपको पैसे नहीं देंगे, सॉरी। क्यों? क्योंकि ड्रॉर के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो आपका चेक हम कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसको जब कैश में आपका चेक कन्वर्ट नहीं होता है, इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से, तो उस चेक को क्या मान लिया जाता है? डिसऑनर मान लिया जाता है, बात खत्म हो जाती है। तो जब यहां पे 138 की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अब सभी लोगों को यह बात तो पता होगी, सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ द चेक ड्यू टू द इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट, ये सबको पता होता है, लेकिन बाद के किसी को याद ही नहीं होते। पता नहीं क्यों यार, बाद की चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सेक्शन 139 क्या कहता है? प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। होल्डर कौन है? आप लोग कौन हो? रामू हो। और होल्डर का एक दूसरा नाम भी बताया था, पेई, जो अपना पैसे मांगने आता है, लाओ मेरे पैसे लाओ, ठीक है। तो याद रखना, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अभी ना मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगा, अभी बस मैं आपके दिमाग में ये चीजें याद करवा दूं, आपके दिमाग में भी याद हो जाए, ठीक है। अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी है तो आपको देख के एकदम याद हो जाएंगी। सेक्शन 139 प्रिजम्पशन इन फेवर, इसका मतलब ये होता है जब कोर्ट में मामला जाएगा ना, 138 की जब कंप्लेंट फाइल होगी, तो कोर्ट जो है एक प्रिजम्पशन अपना दिमाग में क्रिएट करेगा कि जो होल्डर है ना वो सच्चा आदमी है, जो होल्डर है वो सच्चा आदमी है, ठीक है। जो होल्डर के पास अपना चेक आया था,
ठीक है, वो इसी वजह से आया था कि वो ड्रॉर को अपनी कोई उधारी चुकानी थी इसलिए चेक इशू करा हो, ड्रॉर ने कोई लाइबिलिटी चुकानी थी इसलिए होल्डर को चेक इशू करा होगा। ठीक है, कोई गलत काम नहीं करा इन्होंने, बहुत सच्चे आदमी है, ड्रॉर भी सच्चा आदमी है, ड्रॉई भी सच्चा, ये होल्डर भी सच्चा आदमी है। तो इसलिए जो होल्डर के पास अपना चेक है ये लाइबिलिटी चुकाने के लिए या उधारी को चुकाने के लिए चेक आया था, तो ये कोड 139 में प्रिजम्पशन रखेगा। तो जो 138 की कंप्लेंट है वो बढ़िया है, 138 की जो कंप्लेंट है वो वैलिड कंप्लेंट है। समझ में आगे मेरे बात? तो कोड 139 में ये प्रिज्यूम करता है। आप लोग वेरेट में खोल के सारी बात पढ़ भी सकते हो। 140 के अंदर बता रखा है, 140 ने ये बता रखा है कि देखो जो ड्रॉर होगा कोर्ट के अंदर 138 की कंप्लेंट के अंदर जो ड्रॉर है वो ये तरह का डिफेंस नहीं ले सकता, ये तरह का डिफेंस नहीं ले सकता। अरे भैया कौन से तरह का डिफेंस? अगर मैं कोर्ट में, अब आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी क्योंकि आप तो रामू हो और आप कौन हो? अपना होल्डर हो। आप जब चेक ड्रॉई के पास गए थे, चेक डिसऑनर हो गया तो आप गुस्सा हो गए मेरे से, आप गए सीधा कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा जज साहब के आगे, तो मैं जज साहब के सामने डिफेंस लेऊंगा। मैं क्या ले रहा हूं? जज साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने जो चेक इशू कर रहा हूं होल्डर को वो डिसऑनर हो जाएगा। जज साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है और मैंने चेक इशू कर दिया। तो अब ये बताओ कॉमन सेंस से अगर मैं कोर्ट में ऐसा डिफेंस दूंगा तो कोर्ट मेरे को मारेंगे पकड़ के? बिल्कुल मारेंगे यार। ठीक है, कोर्ट मेरे को डंडा मारेगा? बिल्कुल मारेगा। हालांकि मार नहीं सकते, डंडा नहीं मार सकते, बट सेक्शन 140 कहता है कि डंडा मत मारो, ऐसे डिफेंस को अलाउ ही मत करो कोर्ट में। तो कोर्ट मुझे डांट लगा देंगी कि वकील साहब ऐसा डिफेंस लेके आ रहे हो, 140 पढ़ के नहीं आए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ जाती है कि ऐसे इररिलेवेंट आप जो है डिफेंसेस कोर्ट में नहीं ले सकते हो कि आपको पता ही नहीं था, आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं और आप चेक इशू करे जा रहे हो। ये काहे का खेल है? गलत बात है ये। ठीक है, अब 141 क्या कहता है कि मान लेते हैं कंपनी ने अगर चेक इशू करा और कंपनी के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं निकला। बताओ, कंपनी खोल के बैठे हो, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो कंपनी ने अगर मुझे चेक इशू करा, मतलब अगर मैं कंपनी हूं और मेरी कंपनी ने आपको चेक इशू करा और जब आप ड्रॉई के पास गए, बैंक के पास गए कैश कराने के लिए, आपको पैसे नहीं मिले, चेक ने बोल दिया सॉरी दिस चेक इज डिसऑनर बिकॉज देयर इज इनसफिशिएंट बैलेंस इन द कंपनीज अकाउंट। देन कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते, तो कंपनी में जो बहुत सारे लोग हैं तो कंपनी में लाइबल कौन होगा? देखो कंपनी में जो बंदा डील करता है ना फाइनेंस का काम, ठीक है, उसको हम लाइबल ठहराते हैं। जो बंदा फाइनेंस का काम अपना डील करता है उस बंदे को हम लाइबल ठहराते हैं। हो सकता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है वो अकाउंटेंट हो सकता है वो सेक्रेटरी हो। ठीक है, जिस बंदे के कंधों पे कंपनीज के फाइनेंशियल चीजों को डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस उसकी गर्दन पकड़ लो, बात खत्म। उसी को सम्मन जाएगा, उसी की लाइबिलिटी बनेगी, वही जेल जाएगा, वही सब कुछ करेगा, बात खत्म। कि भैया तेरे को जब पता था पहले कंपनी के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो पागल है कि ऐसे अकाउंट में से चेक इशू कर रहा है जिसमें बैलेंस ही नहीं है। तो जिम्मेदारी खुद भगत, जिम्मेदारी तेरी है, गलती तेरी है। कंपनी का अकाउंट तू मैनेज करता है, कंपनी को लाइबल होगी। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया मेरी बात। और यहां पर एक बात और बता रखी है, अगर हम 141 की बात करेंगे, ठीक है, 141 के अंदर एक बात बता रखी है कि अगर मान लेते हैं सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी ने अगर कोई चेक इशू करा, वो चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, तो जो बंदा अपना नया सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना सरकारी बाबू बन के आया है, सरकारी अफसर बना है, ठीक है, अभी आया है बेचारा, और कंपनी ने पहले कोई चेक इशू कर रखे होंगे, तो जो नया बंदा है भाई उसकी लायबिलिटी थोड़ी ना होगी। वो तो जैसे भी आके सरकारी नौकरी पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, अब तुम उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे बंदे को आप जेल नहीं भेजोगे एकदम, जो बंदा अभी आया है। ठीक है, चलिए 142 हमारा बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। मतलब मान लेते हैं डिसऑनर हो गया चेक, तो आप लोग जाओगे ना कोर्ट में, आप कौन हो? रामू हो, आप कौन हो? होल्डर हो, आप कौन हो? पेई हो। आपको पैसे नहीं मिले हैं, जो आपको उधारी का पैसा आपका पूरा आपको नहीं मिल पाए हैं, लाइबिलिटी का पैसा आपको नहीं मिल पाया है, चेक और डिसऑनर हो गया है, तो आप दुखी हो जाओगे, आप जाओगे कोर्ट में। ठीक है, अब कौन सी कोर्ट में जाओगे? बहुत सारी कोर्ट है, तो यहां पे हमारे को 142 इसका क्लियर जवाब देता है कि आप ऐसी कोर्ट में जाओगे जो अपनी कोर्ट अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाली होगी या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वाली कोर्ट होगी, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, कॉग्निजेंस किसके द्वारा लिया जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और याद रखना, परेशान कौन है? आप लोग। पैसे किसको लेने हैं? आप लोगों को। आप लोग कौन हो? होल्डर हो। आप लोग कौन हो? पेई हो। तो याद रखना, कंप्लेंट भी आप ही के द्वारा डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने किसी भी अन्य व्यक्ति को आप कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोल रहे हो, कोर्ट भगा देगा सीधा। तो यहां पे लिखा हुआ 142 के अंदर कोर्ट कॉग्निजेंस जब भी लेगा जब कंप्लेंट आपके द्वारा यानी होल्डर या पेई जो दुखी इंसान है उसके द्वारा फाइल करी गई हो। किसके आगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के आगे, बात खत्म हो जाती है। 142 कैपिटल ए हमारे को ट्रांसफर पेंडिंग केसेस, अभी इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये 2015 के अंदर अमेंडमेंट करी गई है, और ना 142 के अंदर ना एक जुरिडिक्शन के अंदर भी एक अमेंडमेंट करी गई है 2015 के अंदर। चलो अभी 2 मिनट के अंदर बता देता हूं, आगे भी बता दूंगा फिर दोबारा। देखो 142 कैपिटल 142 के क्लॉज 2 में 2015 में एक बात ऐड करी गई है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है अपना कॉग्निजेंस लेंगे, लेकिन
कौन से जुरिडिक्शन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेंगे, कौन से जुरिडिक्शन के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जो अपना कॉग्निजेंस लेंगे, भैया ये तो बताओ। देखो सीधी सी बात है, बस दो लोगों को याद रखना, दुखी कौन, होल्डर। तो आप अपने बैंक अकाउंट में जाओगे ना चेक डालने के लिए, ठीक है, आपका जहां पे भी बैंक अकाउंट होगा तो वहीं पे ही तो जाओगे। तो आप जहां पे भी अपना बैंक अकाउंट था, आपने चेक डाला ड्रॉई के पास में, और वो वाले बैंक ने आपको थमा दिया कि भैया बैलेंस नहीं है आपके ड्रॉअर के अकाउंट में, तो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो जो आपका अकाउंट है, जो होल्डर का अकाउंट है, जहां पे भी होल्डर का बैंक है, तो उसका अपना जो भी जुरिडिक्शन होगा, वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके या वहां के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके आप अपनी 138 की कंप्लेंट मेरे खिलाफ यानी ड्रॉअर के खिलाफ कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरा भी अपना एक बैंक होगा, मेरे भी अपना बैंक होगा जहां पे मैंने अपना अकाउंट मैनेज करके रखा होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि या आप तो अपने होल्डर, या तो आप अपने बैंक के जुरिडिक्शनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके 138 की कंप्लेंट फाइल कर दो। अगर आपको वहां नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप जहां पे मेरा अकाउंट है, जो ड्रॉअर का जहां पे अकाउंट है, उनके जुरिडिक्शनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे या उनके मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना 138 की कंप्लेंट फाइल कर दो। सिंपल काम अपना ये बता रखा है जुरिडिक्शन में। और ये बात हमारी 142 कैपिटल 142 क्लॉज 2 2015 के अंदर ये बात ऐड करी गई थी। ये समझ में आ गई। पहले ना ऐसा कोई था नहीं प्रोविजन, पहले कंफ्यूजन रहती थी। जो आप लोग हो ना होल्डर, कभी भी कहीं पे भी अपना कंप्लेंट फाइल कर देते थे और चलता आ रहा था, ऐसे मामला चल रहा था। लेकिन 2015 में अमेंडमेंट करी और 142 क्लॉज 2 के अंदर जुरिडिक्शनल, दो तरह के जुरिडिक्शन को ऐड करा गया कि या तो होल्डर अपने बैंक के जुरिडिक्शन के पास डालेगा या ड्रॉअर के बैंक के जुरिडिक्शन के पास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एमएम होंगे उनके पास 138 की कंप्लेंट फाइल करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। चलो 142 कैपिटल ए, जब 2015 में 142 क्लॉज 2 ऐड करा तो इसलिए 142 कैपिटल ए भी कर दिया। मान लेते हैं 2015 से पहले भाई भतेरे केस होंगे, किसी ने कहीं पे भी अपने इधर उधर केस डाल रखे होंगे, क्योंकि 142 कैपिटल 142 क्लॉज 2 तो पहले था ही नहीं, ठीक है, 2015 से तो पहले था ही नहीं। तो मान लेते हैं आप होल्डर हो, आपका जहां मन करा इंकी पिंकी पोंकी करके आपने कहीं भी अपना केस डाल दिया और वो चल रहा है जैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 142 कैपिटल ए ऐड करा गया कि जो इधर उधर ऐसे केस चल रहे हैं ना, ये सब बंद करा जाए, सारे केसों को उठाओ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, काम खत्म हो जाता है। तो ये 142 कैपिटल ए के अंदर ये बात मेंशन कर दी गई है, ठीक है, कि जो 142 क्लॉज 2 में 2015 में जो अमेंडमेंट करी है, 142 कैपिटल ए के अंदर सारे इधर उधर केसेस जो इधर उधर डाल रखे उसको उठाओ, 2015 से पहले डाले, एक अपने अपने जुरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास केस ट्रांसफर कर दो, खत्म बात। 143 हमारे क्या कहता है, अगर जो ये अपना कॉग्निजेंस वाला है ना, ये वाले जो यहाँ पे हमने मजिस्ट्रेट होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम, ठीक है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम को लगता है यार छोटा मोटा केस है, 5-10 हजार रुपए का अमाउंट है, अब इसके लिए पूरा का पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हम थोड़ी ना फॉलो करेंगे। ऐसा करते हैं, चल यार समरी प्रोसीजर अपना फॉलो करते हुए बंदे को सजा दे देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने यहाँ पे आपको सजा बता रखी है क्या अभी? नहीं, अभी मैंने आपको सजा नहीं बताई ना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट साहब होंगे ना, तो वो जो है अपना जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे या जो एमएम होंगे, उनके पास अधिकार है कि वो ये अपना एनआई एक्ट का जो अगर छोटा मोटा कोई मुद्दा है, 2-4 हजार रुपए का कोई चेक का मुद्दा है, तो उनको समरी तौर पे समरी प्रोसीडिंग्स का पालन करते हुए उसको अपना चला सकते हैं। आप लोगों में से मेरे को कोई जवाब देना चाहेगा कि हमारे सीआरपीसी के अंदर समरी प्रोसीजर कहां पे मेंशन है, कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक हमारे को समरी प्रोसीजर मेंशन करा हुआ है? कोई बच्चा है हमारी क्लास में जो ये चीज हमारे को बता सकता है? ठीक है, चलो पढ़ के आइएगा इसको। 262 से 265, 262 से लेके 265 तक ये हमारे को समरी प्रोसीजर बताया हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखा करो, ठीक है। चलिए, तो अगर समरी प्रोसीजर का अपना ट्रायल चला रहे हो ना, तो यहाँ पे 1 साल की सजा एंड 5,000 रुपए तक का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम सजा पास करेंगे, ठीक है, अगर समरी ट्रायल चल रहा है तो, ठीक है। अगर समरी ट्रायल, अगर नॉर्मल ट्रायल चलाना है तो उसके बारे में पनिशमेंट आगे बता रखी है, मैं दोबारा बता देता हूं। 2 साल की सजा या जो चेक का अमाउंट होता है उसको डबल कर दो, तो वो फाइन के रूप में लगा दो, या फिर दोनों की सजा भी लगा दो, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक इन द फॉर्म ऑफ फाइन के रूप में। समझ में आ गई? अगर 138 के अंदर जब कन्विक्शन होती है तो उसके लिए ना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी सजा होती है, या तो 2 साल की सजा, या फिर चेक का जितना अमाउंट है उसको दुगना कर दो, ट्वाइस कर दो, ठीक है, वो फाइन के रूप में लगा दो, या दोनों लगा दो, ठीक है। समझ में आ गई? अगर यहां पे 138 की जो कंप्लेंट फाइल करी है, मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है छोटा मोटा याद मामला है, ठीक है, 2,000 रुपए का चेक है, अब 2,000 की ट्वाइस भी कंप्लेंट करोगे, ट्वाइस भी अगर फाइन लगाओगे तो 4,000 रुपए की बनती है, और इस 4,000 रुपए की हमारे को सजा देने के लिए भैया इतना लंबा चौड़ा हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो हटाओ यहां से, समरी प्रोसीडिंग चालू करो, ठीक है।
समरी प्रोसीडिंग में डायरेक्ट 1 साल तक की सजा एंड फाइन की तो मिल ही जाएगी। बंदे को चल 5,000 रुपए का फाइन लगाना है, बंदे को मिलने 4,000 से 4,000 रुपए का फाइन लगा के छोड़ दो, खत्म बात। ठीक है, सबका टाइम बचेगा। समझ में आ गई मेरी बात। जनरल सजा कौन सी है? 2 साल ट्वाइस और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन और बोथ। वरना समरी प्रोसीडिंग में 1 साल एंड 5,000 रुपए का जुर्माना है। एंड वर्ड यूज करा हुआ है, याद रखना मेरी बात, एंड। और ये जो ट्रायल है 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। कौन से वाला? अगर समरी प्रोसीडिंग चल रही है तो। समरी प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो 6 महीने तक आपका ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 143 कैपिटल ए 2018 के अंदर ऐड करा गया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात बता रखी है कि एक बात बताओ, अब मैंने आपको क्या कहा, पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर। अब यार लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा तो उसके लिए जो आप लोग कौन थे? रामू, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, उधारी का पैसा, लाइबिलिटी का पैसा। इतने टाइम से वेट करोगे, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो इसलिए आप क्या बोलोगे? साहब जज साहब, आप लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना है करो, बट एटलीस्ट मेरे को कुछ तो अमाउंट दिला दो यार, कुछ तो दिला दो। ठीक है, तो इस केस में इंटरम कंपनसेशन आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओगे 143 कैपिटल ए के अंदर इंटरम कंपनसेशन फाइल करने के लिए कि कुछ तो मिले मुझे, मैं थोड़ा सा तो खुश हो पाऊं। मैं मतलब कि आप रामू थोड़ा तो खुश हो पाए बेचारा। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 20%, एटलीस्ट मिनिमम 20, मतलब मिनिमम क्या 20% तक आप जो है क्लेम कर सकते हो इंटरम कंपनसेशन के रूप में। 10,000 रुपए का मामला था, अब 2,000 रुपए की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो इंटरम कंपनसेशन मांगने के लिए। और ये जो इंटरम एप्लीकेशन है कितने दिन में अपना डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए? 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे मतलब 60 डेज का मेरे को टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 60 दिन के अंदर मुझे पैसे देने हैं 20%। और अगर मैं 60 दिन में नहीं दे पाता कोई बात नहीं, 30 दिन का और मोहलत दे दी जाएगी। जैसा प्लीज मेरे पे पैसे आने वाले 2,000 रुपए और, तो 30 दिन का और समय दे दो। तो जैसा मेरे को 30 दिन का समय एक्सटेंडेबल और दे सकते हैं। ठीक है, टोटल 90 डेज बोल लो या पार्टीशन में पढ़ लो, याद रखना जनरल रूल 60 डेज, एक्सटेंडेबल अप टू मोर 30 डेज। खत्म हो गई बात। ठीक है, 20%, 60 दिन, 30 दिन, ऐसे याद रखा करो शॉर्टकट के अंदर। 144 वही संबंध कैसे आएंगे? नॉर्मल सी बात है संबंध। 145 एविडेंस जो है वो पे लिया जाएगा। ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो एविडेंस लिए जाएंगे वो एफिडेविट पे लिए जाएंगे। ठीक है, 146 तुम्हारे को एक बात बताओ, जब ड्रॉई ने तुम्हारे को बोल दिया कि तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक वाले भी तो एक पर्ची काट के देंगे ना, प्रॉपर स्लिप वगैरह देंगे, लिखेंगे चेक पे, थप्पा लगाएंगे डिसऑनर का। ठीक है, तो ये सब जाते क्या, ये एविडेंस है कि हाँ भैया आपका चेक डिसऑनर हो गया है, ये प्रूफ है। 146 के अंदर लिखा है, ज्यादा बात नहीं है। 147 जो ऑफेंसेस है वो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं, और याद रखना ये भी बात है। हाँ, मैंने आपको जनरल रूल बताया था, कितनी सजा हो सकती है? 2 साल और ट्वाइस द फाइन अमाउंट, ट्वाइस लगा देंगे अमाउंट ऑफ फाइन का, या फिर दोनों लगा देंगे। तो ये जो अपराध होते हैं ना, ये नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, यानी कि पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते बिना ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन बिना ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बेलेबल भी होता है। अगर मेरे को अरेस्ट भी कर लिया गया है तो मैं बेल लेके बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, समझ में? यहां पे क्या होता है ना, ये नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल इसलिए है कि मैंने किसी को मार थोड़ी ना दिया है भाई, मैंने चक्को को थोड़ी ना मार दिया, मैंने मर्डर थोड़ी ना कर दिया है, मैंने कोई अपराध थोड़ी ना कर दिया है, बस पैसे ही तो नहीं दिए ना यार, दे दूंगा मैं। आप कोर्ट की कार्रवाई चलाओ, जेल में क्यों बंद कर रहे हो मुझे? ठीक है, तो इसीलिए ऐसे अपराधों को नॉन कॉग्निजेबल बोला हुआ है एंड बेलेबल बोला हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? एंड कंपाउंडेबल भी बोला हुआ है। अब एट द एंड आपको क्या चाहिए? आपको पैसे ही तो चाहिए ना। ठीक है, मैंने आपको फोन कर दिया, आपने मेरे ऊपर केस फाइल करा, मैंने कल अगले दिन आपको फोन कर दिया, अरे भाई केस क्यों फाइल कर रहा है यार, पैसे चाहिए, ले ले। तब ऐसे केस में एट द एंड आपको जो पैसे मिल जाएंगे तो आप भी खुश, मैं भी खुश, कोर्ट भी खुश कि चलो एक तो कोई इसके केस का निपटारा हुआ। समझ में आ गई? तो इसलिए कंपाउंडेबल होते हैं, कंपाउंडेबल नेचर का अपराध, ये अपनी प्रक्रिया होती है। 148 हमारा क्या था, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि एपेलेट कोर्ट भी के पास भी अधिकार है कि जब कन्विक्शन पास हो जाती है ना, तो मैं अब कन्विक्शन पास हो गई मेरे ऊपर, अब कन्विक्शन कोर्ट नहीं देती, मान लेते मेरे को 2 साल की सजा एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन इन द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक इन द फाइन के रूप में मेरे को लगा दिया। अब दुखी कौन होगा? मैं होऊंगा। खुश कौन होगा? बल्ले बल्ले कौन करेगा? आप लोग करोगे, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो तो हो गया, मेरे को कन्विक्शन भी हो गई और मेरे को कोर्ट ने पैसे देने के लिए भी बोल दिया। अब मैं दुखी हो गया, अब मैं दुखी होता कहां जाऊंगा? एपेलेट कोर्ट के पास, जहां अब मैं अपील फाइल करूंगा। ठीक है, तो अपील जब मैं फाइल करूंगा तो एपेलेट कोर्ट तलवार लेके खड़ा रहेगा, एपेलेट कोर्ट तलवार लेके खड़ा रहेगा। क्या? एपेलेट कोर्ट मुझे बोलेंगे कि देख आयुष, तेरे पर कन्विक्शन पास हो गई है, अब तेरे को अपील जब फाइल करनी है ना, पहले 20% अमाउंट जमा करा, पहले 20% अमाउंट जमा करा कि हां तुझे धोखाबाजी नहीं करेगा। ठीक है, फिर मैं तेरी अपील सुनूंगा। तो एपेलेट कोर्ट पहले 20% अमाउंट में से जमा करवाएंगे। ठीक है, और अगर मैं सच्चा आदमी निकला और एपेलेट कोर्ट ने अगर मुझे एक्विट कर दिया तो जो 20% अमाउंट जमा करवाने के बाद वो आपको दिया जाता है, तो वो अमाउंट है फिर अगर मैं एक्विट हो गया तो आपसे वापसी लिया जाएगा। ये होता है हमारा 148, काम खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम टेक्निकल बातों के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो बस मैंने आपको ओवरव्यू दिया है
ठीक है, आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए कि एटलीस्ट 138 हमारा इनसफिशिएंट बैलेंस के बारे में बात करता है, 139 हमारा प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, 140 हमारा जो है डिफेंस कौन सा अलाउड नहीं होगा उसके बारे में बात करता है, 149 141 हमारा कंपनीज ने अगर जो है चेक ये कर दिया, डिसऑनर कर दिया तो क्या होगा उसके बारे में बात करता है, 142 हमारे कॉग्निजेंस के बारे में बात करता है, 142 का क्लॉज 2 जुरिडिक्शन की बात करता है। अब जुरिडिक्शन की बात है तो 142 कैपिटल ए आएगा, ट्रांसफर की बात करता है, ठीक है। अब 143 हमारा जो है यहाँ पे समरी ट्रायल आप चला सकते हैं उसके बारे में बात करता है। 143 कैपिटल ए हमारा जो है अमेंडमेंट 2018 में आई थी जो हमारी इंटरनल कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं, 20% कंपनसेशन 60 दिन में पे करना है, 30 दिन में पे करना है, ठीक है। 144 हमारी बात करता है सम्मन कैसे जाएंगे, 145 हमारी बात करता है कि एविडेंस जो है आप लोगे तो वो एफिडेविट पे लोगे, 146 जो हमारी बात करता है कि जो बैंक की स्लिप होगी वो एज एन एविडेंस के रूप में आप एविडेंस माना जाएगा प्राइमा फेसाई। 147 हमारी बात करता है कि जो ऑफेंस है वो हमारे कंपाउंडेबल इन नेचर के होते हैं। 148 जो हमारा एपेलेट कोर्ट के बारे में बात करता है, वो तलवार लेके खड़ा रहेगा, 20% पहले जमा कराओ तभी जो है आपकी हम अपील सुनेंगे, और अगर मैं जीत जाता हूं, मैं एक्विट कर दे, अगर मैं एक्विट हो जाता हूं एपेलेट कोर्ट के द्वारा तो जो आपको 20% मिला है वो आप वापसी करोगे, काम खत्म, वही 60 दिन और 30 दिन का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब ये टाइम पीरियड की कहानी बहुत ही ज्यादा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में अलग अलग लोग आपको खिंच खिंच करके परेशान कर देते हैं, ठीक है। अब एट द एंड आप कंफ्यूज होकर बैठ जाते हो, भैया याद करूं तो क्या करूं, कब 30 दिन, कब 15 दिन, कब 45, क्या है 45 दिन, 1 महीना, 3, क्या है ये। तो इसका सिंपल अपना जुगाड़ समझ लो, आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में पहले ये याद कर लो, 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेक डालना है, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना है, 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई फाइल करना है, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है अपना कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है, कंप्लेंट फाइल करनी है। ये बात समझना कि अब हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं कौन हूं, आयुष, आप लोग कौन हो, रामू, ठीक है। अब आपको पैसे चाहिए, मैंने आपसे उधार ले रखे हैं 10,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक चेक बनाया 10,000 रुपए का, साइन वाइन करके आपको दे दिया। अब ये चेक आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये चेक आपके पास आ गया, आपके बल्ले बल्ले हो गए। तो मैं कौन हुआ, ड्रॉअर, आप लोग क्या हुआ है, आप लोग क्या हुआ है, होल्डर, ठीक है। आपको मैं होल्डर बोल सकता हूं या पे ही बोल सकता हूं, यही सिखाता आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप भागे भागे कहां जाओगे चेक को लेके, बैंक के पास। बैंक क्या हुआ, ड्रॉई। बैंक ने क्या कहा, सॉरी आयुष सर के अकाउंट में तो 10,000 रुपए है ही नहीं, तो हाँ ये जो चेक होता है, ये चेक बैंक ने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिसऑनर डिक्लेयर कर दिया। अब आप हो गए आग बबूला, अब आपको आ गया गुस्सा, तो आपने डायरेक्ट मुझे फोन करा कि मेरे को पैसे नहीं दिए भाई तुमने, ठीक है। मैंने कहा जो करना कर लो, मैंने कहा जो करना कर लो, मैंने डिसऑनर कर दिया चेक, अब आप क्या कर सकते हो। तो ऐसे केस में रामू क्या करेंगे, अब रामू जो है 30 दिन के अंदर अंदर मुझे लीगल नोटिस भेजेंगे, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो चेक है ना, जो आपके हाथ में चेक आए, ये चेक आपने बैंक के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर लगा दिया होना चाहिए। ये जो चेक है आपने 3 महीने के अंदर अंदर ये बैंक के अंदर लगा दिया होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे भैया ये 3 महीने की क्या चक्कर है। देखो पहले क्या हुआ करता ना, चेक आपका जब मन करे तब लगाओ, ऐसा होता था पहले। तो 6-6 महीने तक की लिमिट हुआ करती थी कि ठीक है मैंने आपको चेक काट के दे दिया, पड़ा हुआ है आपकी अलमारी में, आपकी जेब में पड़ा हुआ है चेक, आपका जब मन करे डालो, 6 महीने बाद डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बैंक, तो ये जो बैंक की ट्रांजैक्शन को अपना मैनेज करने के लिए बहुत बर्डन आ गया था। तो आरबीआई ने क्या करा था, आरबीआई ने अपनी एक नोटिफिकेशन निकाली थी 6 फरवरी 2003 को कि सुनो 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 भारत की जनता, आपके पास जो भी कोई चेक आता है और वो चेक आपको बैंक में लगाना होता है कैश लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो याद रखना वो चेक आप 3 महीने के अंदर अंदर बैंक के अंदर लगा देना, या जब तक कि चेक की वैलिडिटी रहेगी उस टाइम ड्यूरेशन में उस चेक को लगा देना, ठीक है। तो ये बैंक आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन जारी करी थी, ठीक है, 2003 में 6 फरवरी 2003 को। तो इसीलिए यहां पे टाइम लिमिट लगा दी गई है। तो रामू आपके ऊपर एक टाइम लिमिट है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने बैंक में चेक लगा दिया होना चाहिए। लेकिन आप तो बहुत फुर्तीले हो, आप तो बहुत चतुर हो, आपने क्या करा, जिस दिन चेक मिला उसके अगले दिन ही आपने बैंक में लगा दिया था, ठीक है। उसके तीसरे दिन बैंक ने आपको अंगूठा दिखा दिया कि डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने फिर डिसऑनर डिक्लेयर कर दिया। अब आप हो गए आग बबूला। तो ये 3 महीने का चक्कर समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप मेरे को भेजोगे 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपका बैंक ने ये डिसऑनर डिक्लेयर करा है इसके 30 दिन के अंदर अंदर आप मुझे क्या करोगे, लीगल नोटिस भेजोगे, ठीक है। ये जाएगा लीगल नोटिस मेरे पास, ठीक है, लीगल नोटिस मेरे पास आपने भेज दिया।
ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, जिस दिन आपका चेक डिसऑनर हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका चेक हुआ है डिसऑनर 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2024 के अंदर अंदर, इस टाइम के ड्यूरेशन में आपको मुझे लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप तो फिर भी चतुर हो, आप तो बहुत फुर्तीले हो। आपने क्या करा, 2 जनवरी को मेरे को लीगल नोटिस भेज दिया। भेज सकते हो भाई, कभी भी भेजो, क्या दिक्कत है। ठीक है, कभी भी भेजो, आपकी मर्जी है। 2 तारीख से आप जो है मेरे को चेक अपना लीगल नोटिस भेज सकते हो। ठीक है, भेज सकते हो। हालांकि मैं यहां पे 2 तारीख लिखूंगा, इसका मैं रीजन अभी जजमेंट के तौर पे बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गई। ठीक है, अब मेरे पास अपना लीगल नोटिस आएगा तो भाई मुझे भी तो टाइम दोगे ना सोचने समझने के लिए कि क्या मैं रामू के साथ क्या करूं यार। मैं रामू को नया चेक इशू करके दूं, मैं रामू को पैसे दूं या ना दूं, मैं रामू को कैश में पेमेंट करूं या ना करूं। ठीक है, या फिर लीगल नोटिस को फाड़ के कचरे में फेंक दूं। ठीक है, मैं क्या करूं। तो इसके लिए मेरे को टाइम तो दोगे सोचने समझने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए, क्या करूं क्या ना करूं। तो इसके लिए मेरे को टाइम पीरियड कितना दिया जाएगा, 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा। मुझे भी तो सोचने का टाइम दोगे ना भाई। ठीक है, अब 15 दिन का मेरे को आपने समय दिया। 15 दिन के अंदर अंदर मैं सोचता ही रहा, मैं करूं तो करूं क्या, सोचता ही रहा। बस 15 दिन खत्म हो गए, ना मैंने आपको कोई रिप्लाई दिया, ना मैंने कोई नया चेक इशू करा, ना मैंने आपको फोन करके बोला कि मैं क्या करूं, ना मैंने आपको कैश में पेमेंट करी, मैंने कुछ नहीं करा। तो 15 दिन अपने खत्म हो गए। अब जब 15 दिन खत्म हो गए, आप और आग बबूला हो गए। ठीक है, तो अब कानून क्या कहता है कि आप जो है रामू, अब जब ये 15 दिन खत्म हुए तो 16वें दिन से, 16th डे से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आप मेरे खिलाफ क्या कर दो, एनआई की कंप्लेंट फाइल कर दो। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 142 के अंदर अभी हमने क्या समझा था, कहां पे फाइल करोगे, जहां पे मेरा काम बैंक अकाउंट है, उनके जुडिशनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम के पास, या जहां पे आपका अकाउंट है वहां के जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम के पास कंप्लेंट फाइल कर दो 138 की, काम खत्म। ठीक है, ये होता है हमारा टाइम पीरियड। अब बताओ कुछ मुश्किल लगा। सबसे पहले आपके हाथ में चेक आया, 3 महीने के अंदर बैंक में डालना है। बैंक ने जब डिसऑनर डिक्लेयर करा उसके अगले दिन से 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजना है ड्रॉर को। ठीक है, लीगल नोटिस आ गया ड्रॉर के पास, उस दिन के उसके पास अब सोचने समझेगा समय 15 दिन का, वो सोचेगा समझेगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ठीक है, तो 15 दिन अपने खत्म हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब जो होल्डर होगा जैसे 15 दिन खत्म होंगे तो 16वें दिन से 1 महीने के अंदर अंदर अपना क्या करेगा, जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल करेगा, काम खत्म। अब आ जाओ दोबारा टाइम पीरियड के ऊपर। अब बताओ जिस दिन चेक अपना आया तो ड्रॉई के पास आपको चेक डालना है 3 महीने के अंदर अंदर, लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस को दूसरा नाम डिमांड नोटिस भी होता है, भैया डिमांड करो पैसे दे दे भाई मेरे। ठीक है, तो इसको डिमांड नोटिस बोल लो, लीगल नोटिस बोल लो, एक ही बात है। 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। और ये जो 3 महीने की नोटिफिकेशन है, आरबीआई की नोटिफिकेशन है, 6 फरवरी अपना 2003 को लागू करी गई थी कि 3 महीने का टाइम पीरियड है भैया ये। ठीक है, चलो, और जब लीगल नोटिस आ गया तो रिप्लाई फाइल करने का टाइम पीरियड 15 दिन का। अगर 15 दिन में कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया, कुछ भी नहीं करा, तो 1 महीने के अंदर अंदर फाइल करो कंप्लेंट 138 की। ठीक है, समझ में आ गई। अब जो एक ये छोटा सा मैंने आपको इसका आंसर तो पहले ही दे दिया था, बैंक जो डिसऑनर क्यों करता है, चेक रिटर्न करता क्यों है, डिसऑनर हो गया भैया क्यों करता है, भाई मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ठीक है, या मैंने अपनी लिमिट को एक्सीड कर दिया है। याद रखना, एक छोटा सा एक यूनिक क्वेश्चन हो सकता है, रेज कर सकता हूं मैं आप लोगों के आगे। ठीक है, कि मेरे अकाउंट में पैसे तो हैं लेकिन चेक फिर भी डिसऑनर हो गया, ये कैसे हो सकता है। कोई लोग क्या करते हैं ना, उन लोगों की बैंक की लिमिट होती है, मान लेते हैं वो पेमेंट केवल 5 लाख तक की कर सकते हैं चेक के जरिए, लेकिन मैंने आपको चेक इशू कर दिया 10 लाख रुपए का, मैंने आपको चेक इशू कर दिया 8 लाख रुपए का, मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़े हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, और मेरा बैंक के साथ टाई अप करा हुआ है कि मैं चेक से पेमेंट केवल 5 लाख तक की कर सकता हूं। तो जब मैं ना बैंक के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है 5 लाख तक की पेमेंट केवल चेक से कर सकता हूं, तो क्या मैं 6 लाख का चेक काट सकता हूं, क्या मैं 10 लाख का चेक काट सकता हूं, भाई बिल्कुल भी नहीं काट सकता। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली चेक तो आपका डिसऑनर होगा ही होगा कि लिमिट जो एक्सीड हो गई है, भले ही मेरे अकाउंट में पैसा हो, बट आपने जो एग्रीमेंट बैंक के साथ करा हुआ उसका पालन थोड़ी ना करा है, तो ये भी एक ग्राउंड है हमारा डिसऑनर होने का। समझ में आ गई मेरी बात। तो याद रखना, केवल इनसफिशिएंट बैलेंस इज नॉट ओनली अ ग्राउंड फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक, देयर इज अनदर ग्राउंड एज वेल। क्लियर हो गई। चलो, और क्या डिसऑनर ऑफ द चेक हमारा पनिशेबल ऑफेंस है? आपको हंसी आ रही होगी क्वेश्चन सुनने पे, क्यों? क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऑब्वियसली पनिशेबल ऑफेंस है। कितनी पनिशमेंट मिल सकती है? 2 साल और ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ फाइन और अमाउंट ऑफ चेक एज अ फाइन के रूप में, और हमारा बोथ।
और ये कौन सा होता है? नॉन कॉग्निबल ऑफेंस, बिलेबल ऑफेंस। मैंने किसी का मर्डर वर्डर थोड़ी ना कर दिया जिसको आप कॉग्निबल बना रहे हो, मेरे को जेल में बंद कर रहे हो, मैं कोई अपराधी थोड़ी ना हूं भाई, बस पैसे ही तो नहीं दिए, दे दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, ये भी हमने समझ लिया था। अब इसमें थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। हाँ अब थोड़ा सा जजमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे एक जजमेंट है, साकेत इंडिया, आपको अपनी कॉपीज में लिखना है तो लिखते रहो अपनी कॉपीज में, साकेत इंडिया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड का ये केस है अपना। ठीक है, चलो चलो चलो, हाँ, साकेत इंडिया लिमिटेड वर्सेस इंडियन सिक्योरिटीज लिमिटेड 1999 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे एक्सक्लूड करते हैं फर्स्ट डे को और इंक्लूड करते हैं लास्ट डे को। यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहां पे मैंने कहा था ना कि डिसऑनर किस दिन हुआ है आपका? 1 जनवरी 2024 को। तो जिस दिन आपका चेक डिसऑनर होता है ना, तो उस दिन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब उस दिन को हम इंक्लूड नहीं करते। तो आपको लीगल नोटिस भेजना है 30 दिन के अंदर अंदर, तो वो टाइम पीरियड कब से कैलकुलेट होगा? 2 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2000, मतलब 30 दिन जब से कैलकुलेट कर जाएंगे। जिस दिन डिसऑनर हुआ है उस दिन को हम कैलकुलेट नहीं करते, उसके नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है कि आपको डिसऑनर ऑफ द चेक का बारे में कब पता लगाओ? रात के 9 बजे पता लगाओ जब आप अपने खाना खा रहे होंगे। ठीक है, तो उस दिन से भैया रात के 9 बजे से थोड़ी ना वो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। फिर जब 12 बज जाएंगे, 12 बजने के बाद जब नेक्स्ट डे चालू होगा उस दिन से आपका टाइम पीरियड शुरू होता है। इसीलिए इस जजमेंट में इस बात को क्लैरिफाई करा गया कि भैया पहले दिन को हम एक्सक्लूड करेंगे और जो लास्ट डे होता है वो तो इंक्लूड वैसे भी होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको तो आप ना भी बोलते तब भी हमारे में इतना दिमाग तो है, सक्षम है कि लास्ट डे तो इंक्लूड हो गई होगा। ठीक है, तो एक्सक्लूड फर्स्ट डे, include last day. This thing is clarified by the Supreme Court in the case of Saket India Limited versus Indian Securities Limited 1999 Supreme Court. इतनी बात क्लियर होगी? पता मुश्किल थी क्या ये बात? ठीक है, ये ना प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, मेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से आते हैं। इन्हीं जजमेंट्स को रेफर करते हो अपने मेंस के आंसर को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब अगर मान लेते हैं, देखो मैं आपने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया 30 दिन के अंदर, और उसके बाद मेरे को भी तो टाइम दोगे ना 15 दिन का सोचने समझने के लिए कि मैं आपको रिप्लाई क्या फाइल करूं, नया चेक इशू करूं या नहीं करूं, पैसे कैश में करूं या नहीं करूं, या कोई रिप्लाई फाइल करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो मेरे को तो टाइम पीरियड दोगे ना। तो आपने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया और 15 दिन का टाइम पीरियड अभी चल रहा है, 15 दिन खत्म नहीं हुए, आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, तो अभी कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार आपके पास कब आएगा? जब आप मेरे को लीगल नोटिस 30 दिन के अंदर भेज दोगे, उसके बाद जब मेरे पास जो 15 दिन का टाइम पीरियड है वो जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, 16वें दिन से आपके पास अधिकार आएगा कंप्लेंट फाइल करने का 138 का। हाँ है ना? और आपने क्या करा? 15 दिन खत्म हुए नहीं, ठीक है, पहली कंप्लेंट फाइल कर दी, 15 दिन खत्म होने से पहले ही कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो तब क्या होगा? तब बताओ। ये इसका क्वेश्चन का जवाब 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर शब्दों में दिया था। योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, याद रखना। योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई साहब ऐसी कंप्लेंट को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जो एमएम है, वो एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा कब आएगा? जब 15 दिन खत्म हो जाएंगे, 16वें दिन से मुद्दा चालू होगा कि हाँ यार अब जो है आयुष जो ड्रॉअर है वो पैसे देने नहीं चाहता, वो पैसा देना नहीं चाहता। ये बात क्लियर हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद 15 दिन का टाइम था रिप्लाई फाइल करने का, उसने कुछ नहीं बोला। तो 16वें दिन से अब यहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो जब 16वें दिन से होगा और आपने 15 दिन से पहले ही अपना कंप्लेंट फाइल कर दी, तो भाई जब तक तो कोई कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो आप कंप्लेंट किस मुद्दे की लेके आए हो? तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो इसलिए आपकी जो ये कंप्लेंट है इसको मैजिस्ट्रेट एंटरटेन नहीं करेंगे, डिसमिस कर देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ये बात भी हमारे दिमाग में आ गई। अब एक और बात है कि जो डिमांड नोटिस है या लीगल नोटिस, मैंने आपको बताया था डिमांड नोटिस भी बोल लो, लीगल नोटिस भी बोल लो, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। मैंने आपको दोनों बातें बता रखी है। जो लीगल नोटिस है 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना है, तो क्या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो? आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है भाई, अदर मैसेजिंग एप्स का जमाना है, तो आप क्या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ईमेल पे भेज सकते हो? इसका जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 2024 में, अभी लास्ट मंथ ही करा है इसका जवाब। ठीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ इसका जवाब दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट, याद रखना, राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट। इस जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है हाँ भाई भेज सकते हो, कोई मनाही थोड़ी ना है, कानून ने कोई रोक टोक थोड़ी ना बोली है। लीगल नोटिस फैक्स करके भेजना है, फैक्स करके भेजो, पोस्ट से भेजना है, कोरियर से भेजना है, अपने घर मतलब खुद दे के आना है, तो वो आप अपना प्रूव नहीं कर पाओगे ना कि आपने कैसे किस दिन डिलीवर हुआ। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजना है, व्हाट्सएप पे तो टाइम आता है, टिक आता है, डबल टिक आता है, सब प्रूफ होता है ये।
ईमेल पे भेजना है, जैसे मर्जी भेजना है वैसे भेजो भाई, हमारे को कोई रोक टोक नहीं है, हम रोक टोक नहीं लगा रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बात बोली है कि जो नोटिस, डिमांड नोटिस होता है, लीगल नोटिस होता है, जो 30 दिन के अंदर अंदर होल्डर को, ड्रॉअर को भेजना पड़ता है, वो व्हाट्सएप पे भेजना चाहे भेज सकता है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, अब बस एक आखिरी बात आ जाती है कि अगर मान लेते हैं आपने जो कंप्लेंट फाइल करी, ठीक है, अपना 138 की, और जुरिडिक्शन कहां पे है, 142 क्लॉज 2 2015 के अमेंडमेंट के अंदर ही हमने पढ़ा था। तो या तो आपके बैंक वाला जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट या मेरे बैंक वाला जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट, आपने कंप्लेंट फाइल कर दी। ठीक है, अब आपने जब कंप्लेंट फाइल कर दी, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत थी। मेरा नाम आपने, मेरी स्पेलिंग क्या आयुष की, मेरी स्पेलिंग है AYUSH, आपने गलती से लिख दिया AAAAY, तो ये डिफेक्ट हो गया। और गलती से मान लेते हैं, ठीक है, 10,000 का अमाउंट था, आपने गलती से 1 लाख रुपए लिख दिया, मेरे तो हार्ट फेल हो जाएगा भाई, 10,000 रुपए चुकानी है, बंदा 1 लाख रुपए की कंप्लेंट फाइल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी डिफेक्ट है, और इस लेवल का डिफेक्ट नहीं है जो मुझे हानि पहुंचे, एक्यूज को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, छोटा मोटा कोई डिफेक्ट है, ठीक है, जो ठीक करना जरूरी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहां पे कंप्लेंट के अंदर अमेंडमेंट करी जा सकती है क्या? कैन अमेंडमेंट इन कंप्लेंट इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बी अलाउड? इसका जवाब क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 में इस केस में दिया था, SR सुकुमार वर्सेस S सुनद रघुराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात को क्लैरिफाई करा था कि हां भाई, आप जो है अमेंडमेंट अलाउ कर सकते हो, अनलेस इट डज नॉट प्रिजुडिस टू द एक्यूज्ड, एक्यूज को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा अगर कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट करनी है कंप्लेंट के अंदर तो वो अलाउ करी जा सकती है, डिफेक्ट वगैरह है तो उसको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, चलो बस मैं एक आधी और चीज देख लूं कि कुछ और तो नहीं है ना समझाने वाला। बस मैंने आपको बता दिया था, ये कंपाउंडेबल होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, बिलेबल होते हैं, और जो जनरल रूल क्या है अपना पनिशमेंट का, 2 साल, ट्वाइस द अमाउंट और फाइन, और अगर समरी ट्राई कर रहे हो तो समरी टाइम में मैंने आपको बताया था 1 साल की सजा एंड 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकते हो। ठीक है, और 3 महीने के अंदर अंदर जो हमने चेक लगाने की बात करी है, उसकी जो अमेंडमेंट आई थी, आरबीआई ने इशू करी थी 6 फरवरी 2003 को। ठीक है, एंड कि 3 महीने में आपको चेक लगाना ही लगाना है, और चेक लगाने के बाद अगर डिसऑनर हो जाता है, जिस दिन डिसऑनर हुआ है उसके 3 महीने में लीगल नोटिस भेजो, फिर 15 दिन का टाइम दियो मुझे सोचने के लिए, मेरे को मतलब ड्रॉअर को, फिर उसके बाद अगर 15 दिन में भी कुछ नहीं आया तो 16वें दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, तो 16वें दिन से लेके 1 महीने के अंदर आप जो है कंप्लेंट फाइल करो, बात खत्म। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसका बेसिक ओवरव्यू बताया मैंने आपको, चैप्टर नंबर 17 पूरा समझाया, केस लॉज पूरे बताए, एक एक इश्यू के बारे में हमने बात करी, एक एक टाइम पीरियड के बारे में बात करी, नेचर क्या है पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसके बारे में हमने बात करी, और एक एक पॉइंट को बारीकी से हमने डिस्कस करा। आई होप आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर जितने डाउट्स हैं वो सारे मैंने क्लैरिफाई करे हैं, और पूरी कोशिश करिए कि आप अपने एग्जाम के लिए या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप लोग जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, फर्दर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हमारे जो है क्रैश कोर्स भी आते रहते हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन आउट होती है उसके लिए हम अपना बैचेस निकालते रहते हैं, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। ठीक है, लिंक्स जो है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं, और याद रखना सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आती है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है ना, तो समझ लो भाई बहुत सारी चीज आप मिस कर रहे हो अपने लाइफ की, अपनी अपडेट्स के बारे में। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिएगा। इंडिया के, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जो मटेरियल, जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं वो आपको लाखों रुपए देके आपको पे करने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत 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 कम प्राइस में देता हूं। ठीक है, कि और सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देता हूं, कि मेन जो इंटेंशन ये रहती है कि अगर आपको पूरा पैकेज अगर आप खरीदना चाहते, कोई भी जगह पे खरीदते हो तो वहां फंस जाते हो कि भाई टीचर अच्छा नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा, अब पैसे भर दिया, मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। लेकिन मेरा मेन ये फोकस रहता है कि जो बच्चा अपना पैसा पे कर रहा है उसको उतना वर्थ मिले, उतनी उसको चीज मिले, मतलब उससे 10x चीजें ज्यादा ही मिले। ठीक है, तो अगर आपको एक सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपना दिमाग माइंडसेट प्रिपेयर कर सकोगे कि दूसरा सब्जेक्ट में मेरे को समझ में आ जाएगा इस टीचर से, आप फंसोगे नहीं, आपका पैसा नहीं फंसेगा। ठीक है, तो इस बात के आपको याद रखना है, और ऑफर्स भी निकलते रहते हैं, वो एप्लीकेशन पे आपको अपडेट होती हुई दिखेंगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे अपना कोई नए सब्जेक्ट नए सेशन के साथ में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।